नमस्कार दोस्तों। आपको पता है कि एनडीए सरकार 23 जुलाई को अपना नियमित बजट लेकर आई है और उसने ये दावा किया है कि इस बजट में जो भी पॉलिसीज हैं अगर वो कंटिन्यू की जाती हैं तो 2047 तक हमारा देश विकसित देशों की श्रेणी में आ जाएगा। दोस्तों, मैंने इस बजट के ऊपर एक काफी डिटेल्ड वीडियो बनाया है। उम्मीद है कि आपने उसको देखा होगा। मैंने उस वीडियो में ये बात बोली है कि मैं नहीं मानता कि जो करंट फॉर्मेट है इस बजट का या जो करंट पॉलिसीज हैं वो हमारे देश को विकसित देश बना पाएगी। दोस्तों, मेरा तो ये भी कहना है कि ये जो विकसित भारत की बात है इस अवधारणा से ही मैं सहमत नहीं। मेरा मानना है कि हमारे देश को विकसित होने के साथ साथ खुशहाल भी होना चाहिए, हैप्पी भी होना चाहिए। गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन में एक खुशी आनी चाहिए। क्या वो आ पाएगी? मैंने उस वीडियो में बोला है कि अगर कुछ सरकार कुछ चेंज लाए, कम से कम 3 चीज करने के लिए हमने उसमें बोला था। पहली बात, जो टैक्स सिस्टम है उसको रेशनलाइज करिए, सिंप्लीफाई करिए, ब्रॉड बेस करिए और उन लोगों को कवर करिए जो लोग आज ब्लैक में काम कर रहे हैं और टैक्स नहीं दे रहे। दूसरी बात हमने कही थी कि आपको शून्य आधारित यानी जीरो बेस बजट एडॉप्ट करना पड़ेगा और परिणाम आधारित बजट यानी परफॉर्मेंस बजट को भी एडॉप्ट करना पड़ेगा। ये दोनों जो बजट सिस्टम है एक गुरुआ भाई हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और आपको वो लक्ष्य प्राप्त करने में आपको मदद करते हैं जो आप चाहते हैं। साथ में हमने ये भी बोला था कि कुछ एलोकेशंस भी आपको सेट करने पड़ेंगे, बढ़ाने घटाने पड़ेंगे ताकि उन क्षेत्रों को मजबूती मिल सके और आम आदमी के जीवन में खुशहाली लाई जा सके। लोगों की डिमांड थी कि डिटेल में भी कुछ मुद्दों पर चर्चा की जाए कि टैक्स सिस्टम में क्या होना चाहिए, जीरो बेस बजट क्या होता है, परफॉर्मेंस बजट क्या होता है। मैं उस वीडियो में इसको कवर नहीं कर पाया क्योंकि काफी बड़ा पहले हो चुका था, इसलिए मेरा यह फर्ज बनता था कि मैं अलग से भी इस पर चर्चा करूं। तो दोस्तों, उस वीडियो के बाद मैं टैक्स के ऊपर अपना एक वीडियो लेकर आया जिसका हेडिंग है, क्या मुझको टैक्स देना चाहिए, शुड आई पे टैक्स। उसके बाद दूसरा वीडियो मैं लेके आया शून्य आधारित बजटिंग सिस्टम के ऊपर, जीरो बेस बजट सिस्टम के ऊपर, और उस वीडियो में हमने बताया कि कैसे ये बजट सिस्टम एक आमूल परिवर्तन कर सकता है जहां तक परिणाम का सवाल है। उम्मीद है कि आपने ये तीनों वीडियो देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि जरूर कुछ समय निकालिए और इनको देख लीजिए। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से तीसरा जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, परिणाम आधारित बजटिंग प्रणाली जो हमारे देश को खुशहाल बना सकती है। खुशहाल भारत की चाबी है परिणाम आधारित बजटिंग। आफ्टर ऑल ये क्या होती है, कैसे इसको लागू करते हैं, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं, और कुछ उदाहरण मैं आपको दूंगा इसका ताकि आपको ये चीज समझ में आ सके। दोस्तों, मैं हूं रामचंद्र राय और आप देख रहे हैं प्रयास विकल्प, एक ऐसा चैनल जो आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाने के लिए ही लॉन्च किया गया है। दोस्तों, इसके पहले कि मैं इस एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे जो थोड़ा सा जटिल है लेकिन मैं आसान शब्दों में आपको समझाऊंगा, चर्चा शुरू करूं, कुछ बातें आपसे मैं शेयर करना चाहूंगा। अगर आप हमसे
डायरेक्टली इंटरेक्ट करना चाहते हैं, हमारे लाइव सेशन को अटेंड करने की इच्छा रखते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको 2 लिंक मिल जाएंगे जो इसमें आपकी मदद करेंगे। पहला लिंक है फ्री वेबिनार का। अगर आपके मनपसंद कोई विषय पे हमने वेबिनार शेड्यूल कर रखा है और अगर समय बाकी है तो आप रजिस्टर कर लीजिए, हम आपको इनवाइट कर लेंगे। और अगर समय अभाव के कारण मैंने नहीं शेड्यूल किया है तो आप सजेशन दीजिए, हम उसको जरूर शेड्यूल करेंगे और आपको इनवाइट करेंगे। दूसरी चीज दोस्तों, मेरा ये मानना है कि जब तक पर्सनालिटी डेवलप नहीं होगी, उसकी कमियां दूर नहीं होगी, हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं होगी। दोस्तों, अगर आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्षेत्र में रुचि रखते हैं, इसमें होने वाली चर्चाओं में भाग लेना चाहते हैं, तो हमारा डिस्कशन फोरम जिसका नाम है प्रयास विचार मंच, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका एक लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाइए, उसको क्लिक करिए, अपना डिटेल दीजिए, हम आपको ज्वाइन कराएंगे और इन्वाइट भी करेंगे। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मेरा ये पर्सनल मानना है, मेरा व्यक्तिगत विचार है कि जब तक हमारा सोच और समझ ठीक नहीं होगी, हमारे जीवन मूल्य सही नहीं होंगे, हम सही कर्म कर ही नहीं सकते। और जब तक हम सही कर्म नहीं करेंगे, सही समय पे नहीं करेंगे, किसी भी क्षेत्र में हमको उत्कृष्टता हासिल नहीं हो सकती, हम एक्सीलेंस हासिल नहीं कर पाएंगे और अपने जीवन से संतुष्ट भी नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, इस उद्देश्य से मैं एक स्पेशल पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का निर्देशन कर रहा हूं, जिसका नाम है प्रयास फाउंडेशन कोर्स। इसके 5 मॉड्यूल हैं। छात्रों, वर्किंग प्रोफेशनल्स, एंटरप्रेन्योर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और रिटायर्ड लोगों के लिए अलग अलग। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को जानना चाहते हैं तो इसका भी एक लिंक है, उसको जाइए, क्लिक करिए, आपको बेसिक स्ट्रक्चर का आइडिया हो जाएगा। और अगर आप 5 मॉड्यूल समझना चाहते हैं अलग अलग डिटेल में, तो हमारे वेबसाइट पे जाइए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, आप चेक करिए। और उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई शंका है, तो हमसे संपर्क कर लीजिए, ईमेल से, चाहे जैसे भी। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा कि चूंकि हमारा देश एक गरीब देश है, गरीब अमीर सबको ये हक हासिल है कि अपने को बेहतर बना पाए, इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि गरीब से गरीब व्यक्ति को भी इस कार्यक्रम का लाभ न मिले। उसको जरूर मिलना चाहिए, लेकिन इसमें आपका सहयोग की हमको जरूरत है। दोस्तों, मैं आपसे रुपया पैसा नहीं मांग रहा, केवल आपसे आपका खाली समय मांग रहा हूं। अगर आपके पास 1 घंटे से थोड़ा सा ज्यादा समय खाली है तो कृपया उस समय को हमको दान कर दीजिए और अपने घर बैठे अपने मोबाइल फोन के ही माध्यम से हमारे गतिविधि भागीदार के रूप में काम करते हुए, एक्टिविटी पार्टनर के रूप में काम करते हुए इस हमारे प्रोग्राम का आप संचालन करिए अपनी एक्सपर्टाइज के अनुसार। इसमें हम आपकी ट्रेनिंग देंगे, आपको आवश्यक मार्गदर्शन देंगे और कुछ आपको आय भी प्राप्त होगी। दोस्तों, उम्मीद है कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, इन लिंक को चेक करेंगे और किसी न किसी रूप में हमसे जरूर जुड़ेंगे। दोस्तों, आइए अब हम लोग विषय पे चर्चा शुरू करते हैं कि परिणाम आधारित बजटिंग सिस्टम यानी परफॉर्मेंस बेस्ड बजट यानी आउटकम बेस्ड बजट से हमारा देश खुशहाल कैसे हो सकता है और क्यों इसको अपनाना जरूरी है। दोस्तों, हमारे देश में कुछ ज्वलंत प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं जिससे आप वाकिफ हैं। पहली चीज, हम लोग 140 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या वाले देश हैं, चीन से आगे निकल चुके हैं और जो हमारे पास जमीन है, रिसोर्सेज हैं, वो उस तुलना में काफी कम है। लेकिन दुख की बात है कि इसके बावजूद हम अपने रिसोर्सेज का अपव्यय कर रहे हैं, बर्बादी कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात, पैसे की बर्बादी कर रहे हैं।
आपको पता है कि केंद्र और राज्य सरकार मिल करके हर साल 100 लाख करोड़ रुपए खर्च करते हैं, कैपिटल और रेवेन्यू मिला करके देश को आगे बढ़ाने के लिए, और लगभग इतना ही प्राइवेट सेक्टर खर्च करता है। तो 200 लाख करोड़ हर साल जो खर्च होता है, तो उसका रिजल्ट क्या आता है? 293 लाख करोड़, यानी 1.5 से भी कम, 1.47 और 46 हमारे पैसे की प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है। क्या ये चीज स्वीकार्य है? मेरी समझ से बिल्कुल नहीं है। हमको अपने देश की समस्याओं को रिजॉल्व करना है, इसको खुशहाल देश बनाना है, विकसित देश बनाना है, तो निश्चित रूप से हमको अपने रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा और हर तरह के अपव्यय या वेस्टेज को रोकना पड़ेगा। दोस्तों, परिणाम आधारित जो बजटिंग है या जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड जो बजट है या आउटकम बजट जो है, इसमें हमारी मदद करता है। कारण क्या है कि पहले आप अपना एक माइक्रो लेवल पे लक्ष्य निर्धारित करते हैं, गोल सेट करते हैं, जो स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब क्या है? स्पेसिफिक होना चाहिए, क्लियर, मेजरेबल यानी नापने योग्य होना चाहिए, आप नाप सकें, मॉनिटर कर सकें। ए मीन्स अटेनेबल, यानी हासिल करने योग्य होना चाहिए, हवा हवाई नहीं होना चाहिए। आर मीन्स रिलेटेबल होना चाहिए, हमारे परिस्थिति से रिलेट करे, अद्यतन समस्याओं का सलूशन दे सके। और टी मीन्स टाइम बाउंड होना चाहिए, एक स्पेसिफिक समय सीमा होनी चाहिए जिसके अंदर उसको आपको प्राप्त करना है। तो सबसे बड़ी बात है कि जब आप कोई बजट बनाने जा रहे हैं तो पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो भी हम पैसा खर्च करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं, क्या उससे हमको हासिल करना है। तो आपको मैक्रो लेवल पे कुछ टारगेट बनाने पड़ेंगे। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपने बोला कि हमको गंगा की सफाई करनी है, तो जो पानी की स्वच्छता है वो टीएलसी है या पीएच फैक्टर से तय होती है। तो आपको पता है कि इस समय वो स्थिति क्या है और एक साल बाद कितनी हमको होनी चाहिए, आप टारगेट बनाइए। फिर उसके डिटेल में जाइए कि क्या क्या सोर्सेज हैं जो इम्प्योरिटी के पानी में आते हैं, कैसे उनको कंट्रोल करेंगे, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट कैसे बैठाएंगे, कहाँ कहाँ बैठाएंगे। सारी चीज करने के बाद आप ये एक लक्ष्य निर्धारित करोगे कि एक साल के अंत में हमारा टीएलसी इतने से कम होकर इतना होगा या पीएच फैक्टर ये होगा। तो ये हो गया स्पेसिफिक स्मार्ट गोल आपने बना दिया। अब मैक्रो गोल बनाने के बाद आपको माइक्रो गोल बनाने पड़ेंगे। हर सेक्टर का बनाना पड़ेगा, हर मिनिस्ट्री का बनाना पड़ेगा, हर एक्टिविटी का बनाना पड़ेगा, हर प्रोग्राम का बनाना पड़ेगा। तो एक बार आपने टारगेट सेटिंग जब कर ली तो आपको यह देखना पड़ेगा कि उस अगर लक्ष्य को हमको प्राप्त करना है तो उसका कंपैरिजन आप करेंगे जो करंट स्थिति है उससे, दोनों का गैप पता करेंगे, उसके रीजनशिप में जाएंगे, डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके मुताबिक जीरो बेस रिव्यू करेंगे। उसको जो जीरो बेस बजट हमने बोला कि दोनों सगे भाई हैं, दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं, तो जीरो बेस भी आपको करना है साथ साथ। तो सही एक्टिविटी आप चुनेंगे जो उसको करने से वो लक्ष्य प्राप्त होगा। उस एक्टिविटी का राइट साइजिंग करेंगे, सही टेक्नोलॉजी या प्रोसीजर चुनेंगे और फिर जो जरूरी पैसा होगा उसको आप उसके लिए मांग करेंगे। इस तरीके से आपका एक्सपेंडिचर की डिमांड बनेगी कि इतना पैसा हमको चाहिए होगा, इस एक्टिविटी पे चाहिए होगा और इस पर्टिकुलर लक्ष्य के लिए चाहिए होगा। अब आपने ये काम कर लिया, अब दूसरा पक्ष लीजिए कि पैसा आएगा कहां से। तो अब ये तरीका अपनाएंगे कि अभी हम पैसा कितना हमको मिल रहा है टैक्स से या जो भी सोर्सेज हैं, उसको फिर आप जीरो बेस रिव्यू करिए कि जो एक्टिविटी है टैक्स कलेक्शन की वो कहाँ तक वाजिब है, क्या नए सोर्सेज डेवलप हो सकते हैं, क्या इसको ब्रॉड बेस किया जा सकता है, क्या कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको अभी भी दे नहीं रहे हैं,
क्यों नहीं दे पा रहे हैं, कैसे उसको उनको डिटेक्ट किया जाए, कैसे टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई किया जाए ताकि टैक्स का रेवेन्यू बढ़े हमारा। और आप कोशिश करोगे कि मैक्सिमाइज करोगे अपने टैक्स रेवेन्यू को, और उसका भी स्मार्ट आप टारगेट या गोल सेट करोगे हर सेक्टर के लिए, हर तरह के टैक्स के लिए। फिर उसके जो पेमेंट पेयर्स हैं उनका प्रोफाइल चेक करोगे और क्या है कैसे कैसे करके, तो पूरा आप कॉन्फ़िगर करोगे कि अपने अर्निंग को इस तरीके से हम हासिल करेंगे। जब आपने अर्निंग एक्सपेंडिचर दोनों निकाल लिया, तो अब आपको पता चल जाएगा कि सरप्लस है या डेफिसिट है। दोस्तों, मैं आपसे एक बात यह कहना चाहूंगा कि ये जो परिणाम आधारित बजटिंग है, यानी जो परफॉर्मेंस बजट है या आउटकम बजट है, केवल सरकार के लिए लागू नहीं होता है। इसको कारपोरेट भी लागू कर सकते हैं और आप अपने पर्सनल फाइनेंस के लिए भी, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए भी लागू कर सकते हैं। आपको भी स्पेसिफिक गोल बनाने पड़ेंगे, कारपोरेट्स को भी बनाने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए कोई कारपोरेशन है, वो कहता है कि हम सेल को 10% बढ़ाएंगे। अब सवाल है कि 10% जो सेल बढ़ेगी, किस प्रोडक्ट की बढ़ेगी, प्रोडक्ट लाइन है तो किस प्रोडक्ट की कितनी बढ़ेगी, उसका बेस क्या है, कस्टमर बेस क्या है, कैसे बढ़ेगी, स्ट्रेटजी बनाएगा, फंडिंग करेगा। साथ में वो कहेगा कि अपनी कास्ट को हम 5% रिड्यूस करेंगे, तो करेंट कास्ट स्ट्रक्चर देखेगा, उसको एनालाइज करेगा, कहाँ कहाँ गुंजाइश है, रेशनलाइज कर सकता है, वेस्टेज कैसे कंट्रोल करेगा और कैसे उसको अचीव करेगा, किस प्रोग्राम के तहत करेगा और उस पर कितना आपका इन्वेस्टमेंट आने वाला है। मान लीजिए वो कह सकता है कि हम अपना प्रॉफिट 10% बढ़ाएंगे इस साल, अर्निंग पर शेयर, तो उसको डिटेल में जाना पड़ेगा, बैकवर्ड कैलकुलेशन करना पड़ेगा, फिर प्रोग्राम देखना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा। आप पर्सनल लेवल पे जाइए तो कहाँ से आप, कहाँ कहाँ आपके खर्चे हैं, कितना खर्चा आप रिड्यूस करना चाहते हो, कितनी अपनी अर्निंग बढ़ानी चाहते हो, कहाँ से बढ़ाओगे, कैसे बढ़ाओगे, टाइम बनाइए, काम करिए। तो ऐसा नहीं है कि परफॉर्मेंस बजट जो है केवल सरकार के लिए लागू होता है, हमारे लिए और कारपोरेट के लिए लागू नहीं होता, एंटरप्रेन्योर्स के लिए लागू नहीं होता, सबके लिए लागू होता है, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। दोस्तों, हमने आपसे बोला कि आपने एक्सपेंडिचर को चेक कर लिया, अर्निंग को चेक कर लिया, गैप निकाल लिया, सरप्लस है, डेफिसिट, अगर डेफिसिट है तो निश्चित रूप से आपको लोन लेना पड़ेगा। सरकार लोन ले रही है। इस पर्टिकुलर जो बजट में जो अभी आया है 24-25 का बजट, उसमें 5.80 जो रेवेन्यू डेफिसिट है और 16 पॉइंट समथिंग जो है टोटल डेफिसिट है। तो इतनी की कमी है हमारे खर्चे में और हमारी इनकम में, और उसको फिर लोन से ब्रिज किया जा रहा है। और जैसा कि हमने बताया कि 50 टॉप बॉटम 50% पॉपुलेशन जो गरीब है वो भी 60% जीएसटी दे रही है। तो ऐसा नहीं है कि पैसा सब लोग दे रहे हैं, सब लोग टैक्स दे रहे हैं। टैक्स वाले वीडियो में हमने बताया कि हम टैक्स क्यों पे करें, उसको देखिए, डिटेल में हमने डिस्कस किया है टैक्स के बारे में पूरी तरह से। तो एक बार आपको ये आपने निर्णय ले लिया कि हमको लोन चाहिए, तो लोन कहाँ कहाँ से मिलने वाला है, किसकी क्या कास्ट है, क्या कंडीशनलिटी है, क्या प्रोसेस होगा, उसका भी आप टारगेट बना करके स्पेसिफिक टारगेट बनाइए, उसको एग्जीक्यूट करिए। अब आपने बजट बना लिया, टारगेट भी बन गया, सब कुछ बन गया। अब इससे खाली काम नहीं चलेगा, आपको उसको क्लियरली मॉनिटर करना पड़ेगा। जो टारगेट आपने बनाया उसको मंथली, क्वार्टरली, 6 मंथली, एनुअल आपको रिव्यू करना पड़ेगा कि क्या आपका टारगेट था, क्या एक्चुअल अचीव किया, निगेटिव वेरिएशन कहाँ कहाँ है, वेरिएंस एनालिसिस आपको करनी पड़ेगी। फिर उसके रीजन्स में डिटेल में जाना पड़ेगा, क्यों हुआ ऐसा। फिर कुछ करेक्टिव मेजर आपको लेने पड़ेंगे। हो सकता है कि रिसोर्स एलोकेशन आपको चेक करना पड़े, हो सकता है पॉलिसी में कुछ ट्विकिंग करनी पड़े, एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी को आपको चेंज करना पड़े। तो आप एक ओपन माइंड रख करके उसको रिव्यू करिए हर महीने, और ऑन गोइंग मॉडिफिकेशन करते रहिए, ताकि साल के आखिर में जाते जाते यथासंभव आप उस टारगेट को अचीव कर पाए जो आपने साल के शुरू में बनाए थे। दोस्तों, चाहे जीरो बेस बजट हो चाहे परफॉर्मेंस बजट हो, दोनों कैपिटल बजट में काफ़ी आसानी से लागू हो जाते हैं, लेकिन रेवेन्यू में थोड़ा दिक्कत होती है क्योंकि उसमें बहुत चीज़ें वेग होती हैं। अब सवाल है कि इसके क्या फायदे हैं, इसके क्या नुकसान हैं, ये भी आपको जानना चाहिए। तो सबसे बड़ा फायदा है कि इसमें जिम्मेदारी क्लियर कट तय हो जाती है, किसको क्या करना है, क्या करना है, कब तक करना है, और नहीं कर किया तो क्यों नहीं किया। तो पूरी ब्यूरोक्रेसी इसमें अलर्ट हो जाती है, वो भाग नहीं सकती है, उसके ऊपर फोकस हो जाता है, तो अपनी जिम्मेदारी से वो भाग नहीं सकती।
मान लीजिए कि अभी 3 बच्चे आईएएस की कोचिंग कर रहे थे, मर गए दिल्ली में, राजेंद्र नगर एरिया में। अगर जिम्मेदारी तय हो जाए कायदे से कि किसकी जिम्मेदारी थी, क्या थी, तो कुछ करेक्टिव एक्शन पॉसिबल होगा। और अगर कायदे से जिम्मेदारी तय नहीं होगी, तो करेक्टिव एक्शन कैसे हो सकता है? तो मेरा कहना है कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि पहले तो गोल आप तय करो, पहले तो वही हम नहीं करते हैं। अंधेरे में ढेला फेंक रहे हैं कि कहीं तो लग जाएगा, ऐसे आप बजट कर रहे हैं शायद कुछ तो मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर अपने देश को खुशहाल बनाना है, विकसित बनाना है, लोगों की प्रॉब्लम को रियली सॉल्व करना है, तो निश्चित रूप से हमको इस अवधारणा को अपनाना पड़ेगा। लेकिन इसका कुछ नुकसान भी है। सवाल है कि इतने डिपार्टमेंट हैं, इतने प्रोग्राम्स हैं, काफी कॉन्फ्लिक्ट होता है। एम्पायर बिल्डिंग का प्रोसेस है, तो कंसेंसस बड़ा बड़ा कठिन जाता है। तो ये बहुत टफ प्रोसेस है जो आपको इसके अंडर को करना पड़ेगा, इसको ओवरकम करना पड़ेगा। और इसमें लीडरशिप का रोल होता है, चाहे प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर है जो भी है, या हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है, उसका रोल होता है जो सारे डिफरेंसेस को रिजॉल्व करे और फाइनली वो स्मार्ट गोल सेट करने में उनकी मदद करे। दूसरी चीज रिजिड सिस्टम है, क्योंकि आपने गोल से रिलेटेड फंड दे रहे हैं, तो इधर उधर आप कर नहीं सकते, तो लोगों को अनकंफर्ट लगता है, इसके अंदर कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। तो ये कुछ फायदे और नुकसान है, लेकिन कुल मिला जुला करके जो भी पैसा आप लगाओगे उसका सही रिजल्ट आपको मिल पाएगा। आपके देश की इकोनॉमी फास्ट ग्रो करेगी, पैसा सही जगह पे लगेगा, सही परिणाम देगा, उसका आउटकम सही आएगा। कुछ हम आपको उदाहरण देना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आप चाइल्ड मोर्टलिटी रेट कम करना चाहते हैं। आज आप देखेंगे कि मिजोरम में 3 बच्चे मरते हैं 1000 में, तो मध्य प्रदेश में 43 बच्चे मर रहे हैं। तो अगर मध्य प्रदेश डिसाइड करे कि 43 को कम करके हमको 30 पे लाना है, तो 13 का रिडक्शन कैसे करेगा, उसको एग्जामिन करना पड़ेगा डिटेल में जाके, क्यों ये मौतें हो रही है, कहाँ कहाँ हो रही हैं, क्या हम करें तो ये मौतें रुकेंगी। अगर वो एक कंक्रीट एक्शन लेता है और उसके अनुसार फंड अलॉट करता है, तो निश्चित रूप से मोर्टेलिटी कम होगी। उसी तरीके से आप कोई भी आप देख लीजिए, मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर का ऑलरेडी आपको कुछ उदाहरण दिया, गवर्नमेंट सेक्टर का भी मैं आपको देना चाह रहा हूँ। आप रेलवे को ले लीजिए, रेलवे कह सकती है कि ऑपरेटिंग रेशियो हमारा मान लीजिए 98% है, उसको इस साल के अंत तक जाते जाते अगले साल के शुरू में हम इसको 90% करेंगे, 8% रिडक्शन करेंगे। तो अगर 8% रिडक्शन करना है तो आपको इसका माइक्रो टारगेट बनाना पड़ेगा कि आपका जो एक्सपेंडिचर कितना कम करोगे आप और इनकम कितना बढ़ाओगे, दोनों के कॉम्बिनेशन से रिड्यूस होगा। मान लीजिए आपने कहा कि अपने कास्ट कटिंग करके हम 10% कम करेंगे, तो सवाल है आपको माइक्रो लेवल पे जाकर देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ कास्ट कट हो सकता है, कैसे कट होगा, क्या परिणाम होगा। वहाँ पहले टारगेट सेट करिए, अकॉर्डिंग उसको मॉनिटर करिए। अर्निंग साइड में आओगे तो देखोगे कि पैसेंजर में बढ़ेगा, कि गुड्स में बढ़ेगा, कि अदर कोचिंग में कहाँ बढ़ेगा। तो अर्निंग बढ़ा लिया, आप एक्सपेंडिचर कम किया, ओवरऑल रिजल्ट जो है ऑपरेटिंग रिड्यूस होगा। हो सकता है 90 हो सकता है 92 हो, लेकिन जब तक आप क्लियर कट बनाओगे नहीं, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। दोस्तों, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात ये कहना चाहूँगा कि इस विषय पे पार्लियामेंट में डिबेट होना चाहिए। इस समय पार्लियामेंट का जो सिचुएशन है बहुत अच्छी नहीं है, हमारी समझ से तमाम इधर उधर की बातें चल रही हैं। मैं गुजारिश करूँगा अपने जनप्रतिनिधियों से कि आप इस मुद्दे पर चर्चा कराइए और सरकार को इसके लिए बाध्य करिए कि 2047 तक वो परफॉर्मेंस बजट बेस बजट बनाए, जीरो बेस रिव्यू करके बजटिंग करें, ताकि हम अपने जो लक्ष्य हैं वो हासिल कर सकें। और मैं साथ में ये कहना चाहूँगा कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ हमने आपको समझाया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आप अपने लिए भी इसको इस्तेमाल में लाएंगे। दोस्तों, इसके पहले कि मैं आपसे विदा दूँ, आपसे एक चीज़ जरूर कहूँगा कि हमेशा अच्छा सुनिए, पढ़िए और देखिए, ताकि आपके अंदर अच्छी चीज़ें जाए, बेकार की चीज़ें न भरें, स्क्रैप न जाए। आप अच्छे बने, आप अच्छे इंसान बने, आपका पर्सनालिटी बेहतर बने। और अंत में एक चीज़ कहना मैं नहीं भूल सकता कि हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपकी काया निरोगी है, आप मेंटली फिट हैं, फिजिकली फिट हैं, तभी कुछ कर पाओगे। क्यों मेडिकल की बिल बढ़ाना चाहते हो गलत लाइफ स्टाइल अपना के? इसलिए हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाइए, एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छी नींद लीजिए, आप बेहतर बनोगे, आप सफल होगे। दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके।
नए वीडियो का। दोस्तों, हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।